रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में विराट नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह एकमात्र किसान था जो अपने खेतों में आलू की फसल उगाया करता था और वह अपने परिवार के लिए आवश्यक चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमा लेता था। लेकिन उसकी पत्नी के शौक बहुत बड़े बड़े थे। वह नए नए कपड़े पहनना पसंद करती थी और अपने घर को सजाने के लिए नए नए सामान खरीदना चाहती थी। विराट अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता था, लेकिन कभी-कभी उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता था। सुनिए जी, आपने मुझसे शादी से पहले कहा था कि आप मेरे लिए एक सोने का हार बनवाएंगे, लेकिन देखो हमारे शादी को 5 साल होने पे आए हैं, पर आपने अभी तक मेरे लिए सोने का हार नहीं बनवाया। वह देखो कांता के पास भी 2 सोने के हार हैं और उर्मिला की तो बात ही मत पूछो, उनके पास तो सोने के 4 हार हैं। मेरे पास एक भी नहीं। आपने शादी से पहले तो मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे कि शादी के बाद तुम्हें ये ला कर दूंगा, वो ला कर दूंगा। आपने मुझे एक भी सोने की चैन नहीं ला कर दी। आप मेरे लिए हार कब बनाएंगे? सुनो प्रिय, अभी मेरे पास पैसों की थोड़ी तंगी है। घर का किराया देना है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हारे लिए हार ला दूंगा। तुम चिंता मत करो। ऐसे बोलते बोलते तो आपको 5 वर्ष हो गए हैं। 5 वर्ष से ऐसा कोई समय नहीं आया जब आपके पास पैसे हो। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरी सभी सहेलियां ताने मारती हैं कि तेरा पति क्या तेरे लिए एक सोने का हार भी नहीं ले पाया। मुझे उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। प्रिय, अब तुम हमारी आर्थिक स्थिति को समझो। अपनी सखियों की बातों पर ध्यान मत दो। वह तुम्हें ऐसा बोलती रहेंगी। मेरी आर्थिक स्थिति देखो। अभी मुझे खेतों में काम करने जाना है। साथ ही मेरे सर पर इस घर का किराया भी है। मुझे इसका किराया भी देना है। तुम्हें अभी बस मेरा थोड़ा साथ देना होगा। उचित समय आने पर मैं तुम्हारे लिए हार भी ले लूंगा। ठीक है जी, जब आपके पास पैसे हों तब आप मेरे लिए हार ले लेना। विराट और उसकी पत्नी दोनों ही अपने खेतों में जाकर खूब मेहनत करते थे। विराट एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था जो अपने खेतों की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसकी पत्नी भी उसका पूरा साथ देती थी और दोनों मिलकर अपने खेतों में काम करते थे। कुछ दिन बाद, अरे सुलेखा, लगता है इस बार फसल बहुत अच्छी हो रही है। हम जल्दी से ही इस फसल को काट लेंगे और तुम्हारे लिए सोने का हार और घर का सारा किराया भी दे देंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें जल्दी से इस फसल को काट लेना चाहिए। मौसम का भी कुछ पता नहीं कब बरसना शुरू हो जाए। बारिश हमारी फसल को खराब कर सकती है। इससे पहले हम इन फसलों को काट देते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम कल सुबह ही आकर इन खेतों में काम कर इन सभी फसलों को काटकर अपने घर ले जाएंगे। बिल्कुल, हमें जल्दी से अपनी फसलों को काटकर घर ले जा लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि बारिश आए और हमारी फसल ही खराब हो जाए। ठीक है, हम कल सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करना शुरू कर देंगे। यदि इस बार हमारी फसल अच्छी हुई तो मैं घर का सारा किराया दे दूंगा और तुम्हारे लिए एक हार भी ले लूंगा। विराट और उसकी पत्नी खेतों से काम कर वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें उनके घर का मालिक मिल जाता है। घर का मालिक विराट को देखकर गंभीर स्वर में कहता है, अरे 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 विराट, तुम कहाँ घूम रहे हो?
तुम्हारे पास मेरे घर का किराया अभी बकाया है। मैं तुम्हें कई बार याद दिला चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी तक किराया नहीं दिया है। माफ कीजिए मालिक जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी किराया दे दूँ। इस बार लगता है हमारी फसल अच्छी होगी। उम्मीद है मैं जल्द ही किराया दे पाऊँगा। मैं आपके घर में कई सालों से रह रहा हूँ और मुझे पता है कि आपकी घर की देखभाल और किराया दोनों ही मुझे देने हैं। आप चिंता ना करें। अरे भाई, घर का ख्याल तो तुझे रखना ही पड़ेगा। और बात रही किराए की, वह तो तुझे देने ही पड़ेंगे। अगर तू मेरे घर का ख्याल नहीं रखेगा और मेरा किराया नहीं देगा तो मैं तुझे और तेरी पत्नी दोनों को ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मेरी यह बात कान खोलकर सुन लो और इस बात को गांठ मार कर रखना। नहीं नहीं मालिक जी, हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। हम आपके पैसे दे देंगे। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे यह बात तो बिल्कुल ठीक है रानी। मैं तुम्हें कुछ और दिन की मोहलत दे देता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। मेरी इस बात को भी तुम ध्यान रखना। इतना कहकर विराट का मालिक वहां से चला गया। विराट की पत्नी बहुत खूबसूरत थी, जिससे गांव के कई लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे। वे लोग अक्सर विराट की पत्नी पर डोरे डालते थे, जो विराट को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपनी पत्नी की इज्जत और सम्मान की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था और ऐसे लोगों से नफरत करता था जो उसकी पत्नी की ओर बुरी नजर से देखते थे। प्रिय, यह टकला तुमसे इस प्रकार बात करता है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा तो मन करता है कि मैं इसका सर फोड़ दूं, इसकी गर्दन ही उखाड़ कर फेंक दूं। हाँ जी, आप भी ना। अभी आप गरीब हैं। यदि आप इनसे कुछ कहेंगे तो यह आपको अपने घर से बाहर निकाल देंगे। इसी चीज का तो यहाँ सब लोग फायदा उठा रहे हैं। मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं इस टकले के मुंह पर चप्पल मारूं, लेकिन हालातों ने हमें मजबूर किया है, इसीलिए इन जैसों की बातें सुननी पड़ती हैं। तुम सही कह रही हो। एक बार मेरी फसल अच्छे से होने दो, फिर मैं इसके पैसे इसके मुंह पर मारकर अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनाऊंगा। जी हाँ, आप भी सही कह रहे हैं। फिर मैं भी अपने लिए एक सोने का हार बनाऊंगी। दोनों सीधा वहां से अपने घर आ गए और शाम को खाना खाकर आराम से सोने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी फसल तैयार होने वाली है और उनकी सारी गरीबी मिटने वाली है, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। आधी रात को जब वे सो रहे थे, तभी आसमान में जोरदार बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि घर के बाहर पानी भर गया और विराट के खेतों में भी पानी भर गया। अगले दिन जब विराट अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि उसकी सारी फसल पानी ने बर्बाद कर दी है। उसे देखकर विराट फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थीं और वह नहीं जानता था कि अब वह क्या करेगा। हे भगवान, तुम हम गरीबों से चाहते क्या हो? एक उम्मीद हमारी जगी थी कि हमारी फसल से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन तुम्हें वह उम्मीद भी रास ना आई। तुमने हमारी उस उम्मीद को भी बारिश के इस पानी में तबाह कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? मेरी सुलेखा मेरे से इतने सपने लिए बैठी है, अब मैं उनके सपनों को पूरा कैसे करूँगा? मैं अपना घर का कर्जा कैसे दूंगा? मैं अपना घर कैसे बना पाऊंगा? सुनिए जी, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमारी फसल ही तो बर्बाद हुई है, लेकिन हमारी हिम्मत तो अभी भी जिंदा है ना। हम फिर से मेहनत करेंगे और कुछ ना कुछ नया करेंगे। लेकिन कैसे सुलेखा? मैं नहीं जानता। मेरी सारी उम्मीदें इन फसलों से थी और यह देखो, बारिश के इस पानी ने इन पूरी फसलों को तबाह कर दिया। आप परेशान ना हो, हम साथ में हैं और हम एक दूसरे का साथ देंगे।
हम फिर से शुरुआत करेंगे और अपनी किस्मत को बदलेंगे। सुलेखा, तुम्हारी बातों से मुझे हिम्मत मिलती है, लेकिन अपनी किस्मत का क्या करूं? इस पर तो मुझे अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। आप चिंता ना करें, हम साथ में मिलकर काम करेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। हम अपने सारे कर्जों से भी मुक्त हो जाएंगे। सुलेखा ने विराट को खेतों से घर वापस ले जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि विराट को इस समय हिम्मत और समर्थन की जरूरत है। सुलेखा ने विराट को समझाया कि फसल बर्बाद होना एक छोटी सी घटना है और वे फिर से शुरुआत कर सकते हैं। घर आकर सुलेखा ने विराट से कहा, देखिए, ऊपर वाले ने हमारी फसल को बर्बाद किया है। उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सोचा होगा। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। आप थोड़ा हौसला रखिए। तुम ठीक कह रही हो। शायद तुम्हारी बातों में सच्चाई है। मैं परेशान होकर कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मुझे आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। विराट की फसल बर्बाद होने से वह पूरी तरह टूट चुका था। जैसे ही विराट के मालिक को यह पता चला कि विराट की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, अगले ही दिन वह विराट के घर किराया लेने पहुंच जाता है। वह अपने साथ कुछ गुंडों को भी लेकर आया था, जो विराट को धमकाने के लिए तैयार थे। विराट के मालिक ने विराट से कहा, अरे भाई विराट, किराया दो वरना घर खाली करो। तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किराया नहीं दोगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम मेरा किराया नहीं दोगे तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मालिक, लगता है अभी मेरा सही समय नहीं चल रहा है। आप मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। अरे भाई विराट, अब तो तेरे खुद के खाने के लाले पड़े हैं, हैं? बताओ, अब तुम मेरा किराया कैसे दोगे? चलो चलो चलो, जल्दी से इस घर को खाली करो, जल्दी खाली करो। मालिक, ऐसा ना करो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। ऊपर से यह बारिश, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब आप भी मेरे ऊपर इतना जुल्म ना करो। मेरे बीवी और छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊँगा? मुझे थोड़ी और दिनों की मोहलत दे दो। देख भाई विराट, तू अपने इन बच्चों को लेकर कहीं भी जा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर रानी यहाँ रहना चाहती है तो वह शौक से रह सकती है और मैं उसे खुश भी रखूंगा। अबे कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसे बोले? अगर दोबारा तूने ऐसे बोला ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। इस चप्पल से मार मार कर तेरे मुंह का नक्शा बिगाड़ दूंगी। तू क्या हमें इस घर से निकालेगा? हम खुद ही तेरे इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। चल निकल यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, साले टकले। वह उस घर को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। रास्ते पर चलते चलते उन्हें बारिश लगती है और वह बारिश में पूरी तरह भीग जाते हैं। पास में ही एक खंडर सा घर उन्हें नजर आता है, जो आधी टूटी हुई दीवारों और खिड़कियों के बिना था। वह उसी घर में आराम करने लगते हैं। पेट में बहुत तेज भूख थी, लेकिन जैसे तैसे कर उन्होंने रात उस खंडर घर में गुजारने का फैसला किया। विराट और उसकी पत्नी ने अपने आप को बचाने के लिए एक कोने में बैठकर रात बिताने का फैसला किया। अगले दिन जब बारिश रुकती है तो विराट काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह सारा दिन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। उनके पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और विराट के पास काम भी नहीं था। उन्हें खाना खाए हुए अब पूरा एक दिन हो गया था और उनके बच्चों को अब भूख से तड़प रहे थे। तभी विराट की बीवी विराट से कहती है, सुनिए जी, हमने कल से कुछ नहीं खाया। हम दोनों तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर ही लेंगे, लेकिन इन बच्चों का क्या? यह तो नन्ही सी जान है। यदि इन्होंने कुछ नहीं खाया तो इनका क्या होगा? यह नन्ही सी जान अपने भूखे पेट को कैसे सहारा देंगे? सुलेखा, मैं क्या करूं? मैं काम तो ढूंढ रहा हूं ना। अब मुझे काम ही नहीं मिल रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती? सुनिए जी, मेरे पास एक चैन है जो आपने मुझे तोहफे में दी थी।
आप उस चैन को लेकर जाइए और थोड़ा चावल ले आइए। कम से कम इन बच्चों के पेट में कुछ अन्न का दाना तो जाएगा। लेकिन यह चैन तो मैंने तुम्हें सबसे पहले उपहार में दी थी। यह तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, फिर तुम इसे ऐसे कैसे दे सकती हो? यह चैन मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी मेरे बच्चों से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं, इसीलिए मैं इस चैन को दे रही हूँ। अभी तुम बस इस चैन का आटा ले आओ, हमारे लिए यही सही होगा। विराट सुलेखा की चैन को लेकर बाजार में बेचने चला जाता है और उसका आटा ले आता है। दूसरी ओर सुलेखा अपने खेतों में जाती है और वहां कुछ बारिश में बर्बाद हुए उनकी फसल में जो कुछ थोड़े बहुत आलू बचे थे उन्हें लेकर घर वापस आ जाती है। वह घर पहुंचकर आलू को छीलकर उनकी सब्जी बनाना शुरू कर देती है। शाम को जब वह सब बैठकर सुलेखा के हाथों की बनी सब्जी को खाते हैं तो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी सुलेखा उनसे कहती है, क्या हुआ जी, सब्जी में स्वाद नहीं है? क्या मैंने स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया? नहीं सुलेखा, नहीं, तुमने तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है कि इससे पहले हमने इतना स्वादिष्ट खाना कभी खाया ही नहीं। सुलेखा को यह बात सुनकर बहुत खुशी होती है और वह मुस्कुराने लगती है। वह कहती है, सच में आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आपको स्वाद ही नहीं आया होगा। नहीं सुलेखा, नहीं, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने इतने कम सामान में इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया, यह कोई आम बात नहीं है। सभी लोग खाना खाकर आराम से सो ही रहे थे कि तभी विराट के मन में एक ख्याल आता है। वह सोचता है, जब सुलेखा के हाथों में इतना जादू है और वह इतना स्वादिष्ट खाना बना सकती है, तो क्यों ना हम समोसे बनाकर बाजार में बेचें। हमें एक नया व्यवसाय मिल जाएगा। विराट के मन में यह विचार आते ही वह सुलेखा को जगाता और अपने विचार को उसके साथ बांटता है। सुलेखा भी इस विचार से सहमत होती है और दोनों मिलकर समोसे बनाने की योजना बनाते हैं। वे दोनों तय करते हैं कि कल सुबह से ही समोसे बनाने का काम शुरू करेंगे और बाजार में बेचने के लिए ले जाएंगे। अब वह दोनों मिलकर अपने समोसे की ठेली बाजार में लगाते हैं। उनके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि देखते ही देखते उनके सारे समोसे गायब हो जाते थे। उनकी ठेली पर इतनी भीड़ लगने लगी थी कि उनके पास नए नए हजारों में आर्डर आने लगे। देखते ही देखते उन दोनों का समय बदल गया। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और वे अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाने लगे। उन्होंने अपने व्यवसाय को और भी विस्तार दिया और जल्द ही उन्होंने एक बड़ा घर बना लिया। उनका घर अब एक सुंदर और आरामदायक स्थान बन गया था, जहां वे अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। सुलेखा की मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता दिलाई थी। वे अब अपने जीवन को नए तरीके से जीने लगे थे।